आज है टॉपिक भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यदि उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के संबंध में हम प्रकाश डालें तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम बहुत लंबा, बहुत जटिल था। इसमें 321 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 321 थे और अनुसूचियां 10 अनुसूचियां थीं। अनुसूचियां 10 थीं और भाग कितने थे? 14 भाग थे। भाग 14 भाग 14 थे। इस अधिनियम को 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति प्राप्त हुई। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति प्राप्त हुई। जो वर्तमान में भारतीय संविधान है, तो वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 70% प्रावधान इसी अधिनियम माने भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो वर्तमान भारतीय संविधान है वह उसमें का 70% प्रावधान जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब भारतीय संविधान 1935 के क्या क्या मुख्य मुख्य प्रावधान इसके हैं उसके बारे में जाना जाए। पहला है एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना। एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना। इसमें क्या है भाई? इसमें अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों, 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों
इसके अलावा देसी रियासतें, इसके अलावा देसी रियासतों को मिला करके बनना था, लेकिन देसी रियासतों के बारे में था वह इसमें परिसंघ में शामिल हो या न हो उनके इच्छा पर था, उनके स्वेच्छा पर था शामिल होना या न होना। लेकिन देसी रियासतें अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, तो देसी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। इस कारण अखिल भारतीय परिसंघ अस्तित्व में नहीं आ सका। अब 1 अप्रैल 1937 में परंतु प्रांतीय स्वतंत्रता को 1 अप्रैल प्रांतीय स्वतंत्रता को 1 अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया है, लागू कर दिया गया। दूसरा है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। दूसरा है केंद्र में, ये पहला हो गया। दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। ये क्या है भाई? इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में जो 1919 में भारतीय सरकार शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्रीय शासन के विषयों में अधिनियम द्वारा रक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषय जो होते थे रक्षित केंद्रीय प्रशासन के विषय, रक्षित और संरक्षित। एक क्या हो गया? रक्षित, दूसरा हस्तांतरित। रक्षित विषय, दूसरा क्या है? हस्तांतरित। इनमें जो है विभाजन कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषयों को इस अधिनियम द्वारा रक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, ये जो रक्षित विषय थे, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, जनजाति क्षेत्र, धार्मिक विषय,
जातीय क्षेत्र और धार्मिक विषय, ये सभी विषय आते थे। जैसे केंद्रीय महत्व वाले विषय शामिल थे। इनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। रक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल करता था, मतलब अपनी परिषद के सहायता से करता था, और अपने कार्यों के लिए वह प्रधान सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय महत्व के विषय थे और इसका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति नहीं बल्कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। तीसरा है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। तीसरा है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण की अत्यंतिक शक्ति प्रांतों को दे दी गई। प्रांतीय विषय में जो विधि निर्माण करनी थी वह अधिकार जो है प्रांतों को दे दिया गया। केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब वो प्रांत का अधिकार हो गया विधि निर्माण का। इसके कारण प्रांतों के गवर्नर अब ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, गवर्नर जनरल के अधीन में। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। इस अधिनियम द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया जाता है। पहला है संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, प्रांतीय सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 39। संघ सूची में 59 विषय आते हैं। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 59 विषय आते हैं। और प्रांतीय सूची में कितने विषय आते हैं? 54 विषय आते हैं। संघ सूची में 59 विषय हैं, संघ सूची में जो है 59 विषय, और प्रांतीय सूची में 54 विषय। 59 विषय, 54 विषय, और इसमें जो है 36 विषय जो है समवर्ती सूची में आते हैं। तो संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय आते थे। अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषयों तथा कुछ आपातकालीन अधिकारों को वायसराय को सौंपा गया। अवशिष्ट विषय और कुछ आपातकालीन अधिकारों को वायसराय को सौंपा गया। प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। अधिनियम द्वारा
11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। इनमें 6 प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन या विधान परिषद एक अस्थायी था, जबकि निम्न सदन या विधानसभा थी। अब संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। 1 अक्टूबर 1937 से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सम्राट करते थे। निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है प्रीवी काउंसिल में होती थी, जो कि इंग्लैंड में स्थित था। यदि कोई निर्णय होता था, उसका अपील करना होता था, सीधे प्रीवी काउंसिल में अपील किया जाता था, जो कि इंग्लैंड में होता था। संघीय न्यायालय गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों में सलाह भी दे सकता था। संघीय न्यायालय गवर्नर जनरल को कानूनी मामले में सलाह भी दे सकता था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। इसका क्या क्या है इसमें भाई? इस अधिनियम द्वारा संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार करके उसमें एंग्लो इंडियंस, ईसाइयों, यूरोपियनों के साथ साथ हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1935 में बर्मा को भारत में मिला लिया गया। भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप 1937 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इसी अधिनियम के तहत देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। अधिनियम के अधीन विधान के क्षेत्र में गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त थी। विधान के अधीन गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त थी। प्रशासनिक क्षेत्र में गवर्नर जनरल को
निम्न लोगों की नियुक्ति एवं पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त थी। प्रशासनिक क्षेत्र में गवर्नर जनरल किसे नियुक्त कर सकता था, किसे पदच्युत कर सकता था? मंत्रियों को, रिजर्व बैंक के गवर्नर को, और संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के हाई कमिश्नर, इन लोगों की ये नियुक्ति कर सकता था और पदच्युत भी कर सकता था। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अभियुक्तों को क्षमा करने, राज्य परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने तथा उपाधियां देने के साथ साथ कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए थे। वो कौन कौन से अधिकार थे? आपातकाल की घोषणा करके गवर्नर जनरल 6 माह के लिए केंद्रीय सरकार के सभी कार्यों को सीधे अपने हाथों में ले सकता था। आपातकाल के घोषणा करके गवर्नर जनरल 6 माह के लिए केंद्रीय सरकार के सभी कार्यों को सीधे अपने हाथों में ले सकता था। दूसरा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और तीसरा है गवर्नर जनरल को नियम बनाने तथा उसे लागू करने की भी शक्ति प्राप्त थी। विधान के क्षेत्र में उसे वीटो का अधिकार भी प्राप्त था।